नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के राज्य में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके ओरिएंटेड क्लासेस लेके द एकलव्य आईएएस एकेडमी आप लोगों के बीच आता है। तो इस बार आप सभी लोग जानते हैं कि आपके राज्य में पीसीएस और लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जो डेट हमारे पास है 16 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन एनरोल हो सकते हैं। सारी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे होंगे, आपको वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देहरादून में रह रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमने पीसीएस और लोअर पीसीएस की बात की तो आपके पास जीएस का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। हम सभी लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले भी इन एग्ज़ामों को देते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता होगी। लेकिन रिसेंटली हमने क्या चेंज किया, अपडेट देखा है। हमने ये अपडेट देखा है कि जिस प्रकार यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर फोकस करता है, साथ ही साथ फैक्ट के साथ साथ जो हमारा स्टेट का लोक सेवा आयोग है वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर फोकस कर रहा है। ठीक, तो आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक, हिस्ट्री में भी मिडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि हम तैयारी करके जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, हम मॉडर्न के बारे में पढ़ के जाते हैं। हम मिडिवल को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि मिडिवल से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं, अभी तक तो कम आए हैं, लेकिन अब एंशिएंट से तो कितना ही टफ बना लेगा क्वेश्चन, मॉडर्न से कितना ही टफ बना लेगा। अगर पेपर को एक झटके में टफ बनाना हो तो किसकी तरफ जाएगा आयोग? मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जाएगा। अगर कहीं 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए या 14-15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए और उन्हें 7-8 क्वेश्चन मिडिवल से पूछ लिए, कहीं लिखा नहीं है कि मिडिवल से नहीं पूछता आया है तो अभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे कन्वेंशनल हैं जो पूछे चले आ रहे हैं। ठीक, तो आज हम मिडिवल के एक टॉपिक पर ध्यान देंगे जिसे कहते हैं हम क्या, दिल्ली सल्तनत। लेकिन दिल्ली सल्तनत को समझने से पहले, दिल्ली सल्तनत हम जनरली क्यों समझते हैं कि एक टाइम पीरियड तक कुछ राजे रजवाड़े चल रहे थे, कुछ राजपूत राज्य चल रहे थे। दिल्ली सल्तनत पहली बार पता चलता है कि बाहर से कुछ लोग आए और यहाँ पर रहने लग गए, यहाँ पर राजकाज चलाने लग गए। ठीक, लेकिन इन दिल्ली सल्तनत वाले राजाओं को पढ़ने से पहले पहले कौन से इन्वेजन हुए थे, इनसे पहले कौन लोग आए थे जिनकी वजह से ये लोग इंस्पायर हुए कि हम भी जा सकते हैं, ये पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो कुछ अरब थे और कुछ रहे तुर्क। तो पहला अरब जो भारत के क्षेत्र में आया था, जो सीमा में आया था, वो था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो किस टाइम पीरियड पर आया? 712 एडी, इस टाइम पीरियड में इस क्षेत्र में आया। अब क्षेत्र हमने कहा तो स्पेसिफिकली किस क्षेत्र में आया? क्षेत्र भी मेंशन लिखा हुआ है, किस क्षेत्र में आया? सिंध के क्षेत्र में आया। और सिंध पर राज कौन कर रहा था उस समय? दाहिर कर रहा था। ठीक है, सिंध का राजा था दाहिर। लेकिन ये कहीं से तो आया होगा, कौन सा क्षेत्र था इसका? तो इसका क्षेत्र का नाम था, क्या था? उम्मयद। उस क्षेत्र का रहने वाला था ये। ठीक है, उस क्षेत्र का रहने वाला था। वहां पर जो आर्मी थी उसका लीड था, सेनापति कहते हैं जिसको हम। ठीक है, और आया कहाँ? सिंध के क्षेत्र में आया। सिंध के क्षेत्र में उस समय राज कौन कर रहा था? दाहिर कर रहा था। अब एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी अट्रैक्ट क्यों हुआ इस टेरिटरी, इस क्षेत्र की तरफ, कि हमें यहाँ पर जाकर राजकाज करना है, यहाँ पर लूटपाट करनी है, कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्र था वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र था, छोटे छोटे राजपूत राज्य चल रहे थे, ये आपस में यूनिटी नहीं थी इनके पास, ये आपस में ही झगड़ रहे थे। तो इसी झगड़े को देखकर इन्होंने सोचा कि यार यहाँ जाके लूटपाट मचाई जा सकती है। ठीक, इसी कारण ये लोग आए। अब क्योंकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसबैलेंस था, तो
जो ये मोहम्मद बिन कासिम है उसने ज़्यादा छेड़खानी नहीं की यहाँ पर, मतलब लोगों की व्यक्तिगत जीवन में कोई रोल नहीं दिया, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। इसने क्या किया, इसने एक एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिटी प्रदान करने का काम किया कि जितने क्षेत्र पर मेरा राज रहेगा उतने क्षेत्र में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजा कहेगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ये करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें हमारे पास, राजा कौन था, किसने डिफीट किया, ये सब हमारे पास फैक्ट है। ठीक, भारत की भूमि पर, इस टेरिटरी पर सर्वप्रथम एक टैक्स जिसका नाम है जजिया, ठीक, नॉन मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स है, ये सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक, नेक्स्ट लाइन ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये भले ही सिंध के क्षेत्र में आया, लेकिन इसने सिंध के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जीवन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसने सिर्फ अपना काम किया और उतना इंटरफेयर किया जितना इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या था, जरूरी था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बार देखिए, सिंध के क्षेत्र तक भले ही ये आ गया, लेकिन यहाँ पर पहले से कुछ राजपूत राज्य चल रहे थे। ठीक, राजपूत राज्य, कुछ लोग हम मान सकते हैं कि कमजोर रहे हो, लेकिन आपस में लड़ रहे थे, कुछ फिर भी क्या थे, शक्तिशाली थे। ठीक, तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राज कर रहे थे। भले ही ये सिंध तक आ गया, लेकिन प्रतिहारों के कारण ये सिंध से इधर की ओर कभी भी नहीं आ पाया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर प्रश्न बन गया तो कोई भी नहीं पढ़ के जाता है। ठीक, और मेंस में यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मिडेवल इंडिया से अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया तो मेंस में बड़े अच्छे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसीज हो, चाहे अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी से इंस्पायर होकर मार्केट पॉलिसी चलाई हो, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन आए। अभी तक अरब आए थे, अब टर्किश तुर्क आने शुरू हो गए। और पहले तुर्क कौन थे, मोहम्मद गजनी, इनको मोहम्मद गजनवी भी कहा जाता है। किस टाइम पीरियड से किस टाइम तक इन्होंने राज किया, 997 1030, इस टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने राज किया। ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने भारत पर लूटपाट के लिए, ये वाली लाइन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे ये मोहम्मद गजनवी, यहाँ पर रहने नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि यहाँ पर जो भी संपदा है, धन संपदा है, इसको क्या किया जाए, लूट लिया जाए, और इसको लूट के अपने क्षेत्र में ले जाकर अपने ही जनता के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, इनका ये काम था। और इसीलिए इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 16वीं बार इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, वहाँ की दीवारें, वहाँ के जो पिलर्स, उनको भी उखाड़ दिया। ठीक है, अथाह धन संपदा को लेकर यहाँ से चले गए। ठीक है, तो और इस धन संपदा का क्या यूज किया, इस धन संपदा को लगाया इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के वेलफेयर में, भलाई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनका नेचर क्या था, यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, लोअर पीसीएस की तैयारी में हमें मोर और लेस हमें देखना ही पड़ता है कंसेप्ट, क्योंकि हमें कल के दिन मेंस लिखना है। ठीक, हम केवल फैक्ट लिख के नहीं आ सकते, जब तक हमने चीजें जोड़ी नहीं तब तक हम आगे पढ़ ही नहीं सकते, हमें याद ही नहीं रहेगा वो। ठीक, तो ये देखो, सबसे पहले आर्ट और लिटरेचर को अप्रिशिएट करते थे, हमने एक स्टेटमेंट दिया, अब हम उसको प्रूफ करने के लिए फैक्ट देंगे। कौन थे भाई, फिरदौसी थे। ठीक, जिन्होंने क्या लिखा था, शाहनामा लिखा था, फैक्ट मिल गए, शाहनामा लिखा था। उनको क्या मिला था, एक बार इनके कोर्ट पोइट थे, इनके कोर्ट में एक अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था उनकी पोइट्री के लिए। तो अगर राजा ने पोइट्री के लिए इनाम दिया किसी को, तो इसका मतलब यह है कि वो लिटरेचर को पसंद करने वाला या फिर पोइट्री को पसंद करने वाला होगा। ठीक है, हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने किसका, अल-बरूनी, जो इनके क्या थे, कोर्ट में थे, जिन्होंने क्या लिखा है, किताब हिंद पुस्तक लिखी है। तो फैक्ट भी मिले और एक कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए हमने फैक्ट का यूज किया। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लास्ट लाइन क्या हमारे पास, अब इन्होंने विजय प्राप्त की, भले ये लूटपाट कर रहे थे, लेकिन विजय तो विजय है। इन्होंने किसी साम्राज्य में किसी राजा को हराया, उसके बाद क्या किया, उस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार किया, लूटपाट की, उसके बाद चल दिए। ठीक,
ये सब कुछ किया। और इससे क्या पता चलता है हमें किस किस क्षेत्र पर, पंजाब, मुल्तान। अब अगर हमने गुजरात के सोमनाथ मंदिर की बात की है तो हम ये जान सकते हैं कि इनका पेनिट्रेशन कितने अंदर तक घुस गए थे ये लोग, ठीक है, कितने अंदर तक ये आकर क्या किए, जो लोकल लोग वहां पर रह रहे थे, जो लोकल राजा वहां पर राज कर रहा था, उस पर इफेक्ट डाला, जनता पर इफेक्ट डाला, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक। ये बात ध्यान रखें कि जो मोहम्मद गजनवी थे उनका फोकस ही क्या था, लूटपाट करेंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर उस लूटपाट का क्या करेंगे, खर्च करेंगे, अपनी पब्लिक के वेलफेयर में काम करेंगे, ठीक। अब एक बात बताइए कि कोई तुर्क आया, सीमा को तोड़ के आया, तो उसने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो की होगी, तभी तो वो खुद अंदर आ पाया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ने का काम किया, ढंग से खराब करने का काम किया। ये क्यों, ताकि कल के दिन और भी कोई आ सके। और यही कारण था, इसके जस्ट बाद हमने एक और टर्किश को देखा, तुर्की को देखा यहाँ पर आक्रमण करते हुए, जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके युद्ध हुए थे, आगे हम देखेंगे, ठीक। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट, पहला तो हमारे पास कहाँ के वेसल थे, कहाँ के जागीर थे, गजनी के जागीर थे। लेकिन जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो एक बात बताइए कि अगर कोई जागीर है तो वो जागीर की पोस्ट पर रहते हुए किसी अन्य राज्य पर आक्रमण कर सकता है? नहीं। जब ये लीडर बने तब इन्होंने आक्रमण किया भारत पर, ठीक। अब इनका महमूद गजनवी जैसा नहीं था, इन्हें भारत का क्षेत्र की जो सीमा है वहां पर राज करना था। गजनवी को क्या करना था, लूटना था, जाना था, इनको राज करना था, ठीक है। तो इन्होंने, इनके किस किस के साथ इंसिडेंट हुए, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191, ठीक, इस समय पर भी, जिसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारा। उसके बाद हमारे इधर के राजपूत राजा, इन्होंने कहा छोड़ दो, निहत्थे पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है, वो वापस गया, वो दोबारा आया 1192 में। अब इस समय क्या कहानी यहाँ पर यह है कि पृथ्वीराज चौहान, लोकल जो उनके आसपास के लोग थे वो भी उस समय विद्रोह करे। स्पेशली किसका नाम आता है, जयचंद्र, कहाँ के, कन्नौज के जयचंद्र के बारे में बात आती है। तो उनकी जो सेना थी वो स्थिर नहीं थी, मतलब वो तुरंत लड़ाई से आई थी, इस वजह से वो स्ट्रांग भी नहीं थी, ठीक। इसी बीच हमला होता है किसका, मोहम्मद गौरी का 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को लेके चले जाते हैं अपने क्षेत्र में, गजनी, गौर प्रांत चले जाते हैं, ठीक। उसके बाद 1194 में अगेन, अब जो जयचंद्र था कन्नौज का राजा, उसको भी हराया मोहम्मद गौरी ने। उस युद्ध को क्या कहा जाता है, द बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, सेकंड बैटल ऑफ तरेन, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और फिर चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो ये सब पढ़ते हैं हम, ठीक। अब इसके बाद मोहम्मद गौरी, सबसे पहले हिंदू राजाओं के हारने के पीछे क्या रीजन था, निम्नलिखित, ये मेंस का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेंस का, हम अभी देख लेते हैं कि क्यों हारे। पहली बात हमेशा से रही है, लैक ऑफ यूनिटी, एक नहीं थे ये लोग, ठीक है। अलग अलग फंक्शंस देखो, कन्नौज और जो क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान राज्य कर रहा था, वहां पर आपस में क्या नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। साथ में होते तो शायद हरा देते मोहम्मद गौरी को, लेकिन नहीं हराए। पहले उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया, फिर जयचंद को हरा दिया, बस इसी कारण से क्या हुआ, इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ। फिर इसके बाद क्या थे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उनके लड़ाई के जो तरीके थे वो एकदम नए थे, यहाँ वालों के पुराने हो गए थे। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से एक विजय का कारण वो भी रहा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो लोकल राजा थे वो हाथियों पर बड़ा डिपेंड थे, उनके पास अरब के घोड़े, तुर्क के घोड़े जो बहुत ज़्यादा तेज थे। तो एक ये और इम्पॉर्टेंट कारण था जिस कारण से यहाँ पर जो हिंदू राजा थे वो, उनको हार का सामना करना पड़ा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब स्थापना हुई है किसकी, दिल्ली सल्तनत की। अब हम मिडेवल की, इतना सब कुछ समझने के बाद यहां से ही दो प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत की नींव। अब मोहम्मद गौरी जो था, उसके 4 दास थे, 4 स्लेव थे उसके, ठीक। अब स्लेव से लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि वो उसके झाड़ू पोछा, लेकिन वो दास थे, और दास होने के साथ साथ
मोहम्मद गौरी ने उनको अपने इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में क्या एज अ गवर्नर पोस्ट पर नियुक्त किया था कि देख रेख आप करेंगे, ठीक है। जिसमें से पहले का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज, किस क्षेत्र के आसपास थे, गजनी के आसपास के क्षेत्र इनके पास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, सुना सुना नाम है, हम जानते हैं। नासिरुद्दीन कुबाचा और लास्ट बख्तियारुद्दीन खिलजी, ये 4 स्लेव थे, ठीक। और इन 4 स्लेवों में से एक नाम हमने बड़ा सुना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ये कंधार, काबुल, दिल्ली सल्तनत वाला प्रॉपर क्षेत्र है, उसकी ड्यूटी दी थी किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि आप इस क्षेत्र में क्या करेंगे, रूल करेंगे, ठीक। तो इस क्षेत्र में रूल मतलब जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो यहाँ से टैक्सेशन से हमारे पास राजस्व आएगा, आप भेज देंगे हमें, तो ये काम था। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को, और इस दिल्ली वाले क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और कौन सी डायनेस्टी, कौन से वंश की स्थापना की, ममलूक डायनेस्टी कह लो, चाहे हम इसको स्लेव डायनेस्टी कह दो, गुलाम वंश कह लो, ठीक है। इस सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से फाउंडेशन पड़ती है हमारी दिल्ली सल्तनत की। तो अगर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से तैयारी करते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फैक्ट हमें साथ साथ याद हो, ठीक। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप द एकलव्य आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप लोग नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि आप लोग इस तैयारी को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऐप है द एकलव्य आईएएस, उस पर ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अगर आप देहरादून से दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।